नमस्कार दोस्तों, दीपक हिंदी हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यूथ पब्लिकेशन का बुक हम लोग ने शुरू किया है। तो आज का क्लास 3 है। क्लास 2 तक हमने 27 क्वेश्चन तक कर लिया था और क्लास 3 आज का क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए। तो इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, सबसे पहले जो जो हमने ट्रिक से याद कराया उसको पहले पकड़ो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमने ट्रिक से याद कराया था कि हिंदी साहित्य की भूमिका यानी भूमि का प्राइस 40,000 था। तो यहाँ से हमने इसको पहले नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को भी याद कराया था कि संवेदना का विकास यानी राम का स्वरूप लेने के लिए संवेदना का विकास होना चाहिए। तो ये तीसरे नंबर पे चला गया। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का तो हमने अभी नहीं याद कराया और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को भी नहीं याद कराया। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये चौथा नंबर पे चले जाओ। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास हो जाएगा। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य विमर्श 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि पहले का 2 और दूसरे का 4। पहले का 2 और दूसरे का 4 किसमें है, तो ऑप्शन डी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का कौन सा हो जाएगा, हिंदी साहित्य विमर्श। और उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हो जाएगा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। यहाँ इन दोनों को तो हमने याद ही करवा लिया है। और यहाँ पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य विमर्श। यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ट्रिक लगाएं, तो अगर आप लोग थोड़ा सा हम बोलेंगे नहीं, आप लोग अपने समझ जाइए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और ये इसकी वजह से यहाँ पर लोग क्या हो रहे हैं, विमर्श हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य विमर्श। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हो जाएगा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसको हम कैसे याद करेंगे, यहाँ पे क्या है पुनर्नवा और यहाँ पे क्या है अनाम दास का पोथा। ये 2 हमने अभी तक याद नहीं किया है, इसको भी याद कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे पुनर्नवा, यानी हमको पुनः नवा करना है कोई भी चीज़ पुनः नवा करना है तो उसमें हज़ारों रुपये तो भैया लगेंगे ना, नवा करने के लिए पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। और अनाम दास का पोथा, यानी हमको अनाम दास का पोथा खरीदना है, तो हमें कुछ पैसे हज़ारों रुपये लगेंगे या फिर कुछ पैसे लगेंगे ना अनाम दास का पोथा खरीदने के लिए। अगर हम अनाम दास का पोथा खरीदने जाएंगे तो कुछ पैसे तो लगेंगे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाओ हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है, तो रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन नलिन बिलोचन शर्मा और सी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका है, इसको हमने ट्रिक से याद कराया है ना, तो किसका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है और इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास इनका एक ग्रंथ हो जाएगा 1952 में। और ये हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में है और ये भी 1952 में है, ठीक है। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। और जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी तथा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। तो इसमें से हमने देखो, अब हम लोग एक बार याद करते हैं, ठीक है। देखो हिंदी साहित्य का आदिकाल हमने ट्रिक से बताया था ना कि आदि लेने के लिए 1000 रुपये खर्च करना पड़ता है, तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। उसके बाद हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, अब कोई भी चीज़ का तुम उद्भव करोगे और उसका विकास करोगे तो उसमें भी तुमको 1000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। और उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमि का प्राइस 40,000। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, तो आपको याद ही हो गया होगा। और डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, और दर्शन से हमने ट्रिक बनाया था ना, तो दर्शन किससे करते हो, लोचन से करते हो। तो इस तरीके से हमको सभी याद हो गया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम लोग। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं तो मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर और पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। इसको भी हमने ट्रिक से याद कराया था दोस्तों, याद है आप लोग को। राजस्थानी भाषा और साहित्य, तो राजस्थानी भाषा कौन बोलता था, तो मोतीलाल बोलते थे, मोतीलाल राजस्थानी भाषा बोलते थे ना। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य के लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हैं। तो इनका एक और साहित्य इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है, राजस्थानी पिंगल साहित्य, ठीक। तो जब राजस्थानी भाषा मोतीलाल बोलते हैं तो राजस्थानी पिंगल साहित्य भी तो इन्हीं का हो जाएगा ना, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी वीर काव्य किसका है, हिंदी वीर काव्य हो जाएगा टीकम सिंह तोमर का है, ठीक।
और यहाँ पर टीकम सिंह तोमर, यानी टीकम सिंह तोमर, देखो नाम से ही ऐसा लग रहा है कि बहुत वीर होंगे। टीकम सिंह तोमर क्या वीर होंगे, तो वीर काव्य हो जाएगा ना, बहुत वीर होंगे वीर काव्य हो जाएगा, तो इस तरीके से हमको याद हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? इस्तवार दल्ला लित्योतुर हिंदुई ए हिंदुस्तानी, और उसके बाद ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपको हम पढ़ा चुके हैं शायद, ये डी वाला हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो अगर इसको भी थोड़ा सा, इसमें क्या है ना, इसका भी अनुवाद है और गार्सा दत्तासी वाला भी अनुवाद है, तो एक को हम अगर याद कर लें, जैसे यहाँ पर किशोरी लाल गुप्त हैं, ठीक, तो चलो हम लोग गार्सा दत्तासी वाला याद कर लेंगे ट्रिक से, इसको अपने आप कर लेना। 31 नंबर हो गया, 31 का उसका हम लोग व्याख्या करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी के नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, जबकि गार्सा दत्तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवार दल्ला लित्योतुर हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 ईस्वी 2 भाग को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, यानी किस नाम से, तो हिंदुई, ये याद रखना है, हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में नाम से अनुवाद किया। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी, ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं, और ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक FEK हैं। ठीक, तो चलो इसमें काफ़ी चीज़ याद करने के लिए हम लोग याद करते हैं। ठीक, सबसे पहला ये है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का तो हमने मॉडर्न वाला याद ही करा दिया था, तो गियर मॉडर्न था और 8 गियर वाला आता था, ये तो याद हो गया। ठीक, और किशोरी लाल गुप्त ने इनका अनुवाद किया है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। ठीक, ये याद कर लेना है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। उसके बाद गार्सा दत्तासी का इस्तवार दल्ला लिटरेचर हिंदुस्तानी हो जाएगा। उसके बाद प्रथम प्रकाशन 1839 में याद करना है, और दूसरा वाला 1847 में याद करना है। ठीक है, तो इसका अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय तो ने, और किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, यानी जब हम लोग गार्सा दत्तासी कैसे याद करेंगे, अनुवाद बस एक को पकड़ लो, दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। यानी गार्सा दत्तासी, यानी जब हम लोग समझ लो कि जैसे कि गार्सा दत्तासी में ताश आ रहा है, जब मतलब बंदे ताश खेल रहे थे, तो लक्ष्मी बगल में खड़ी होकर देख रही थी। लक्ष्मी क्या देख रही थी? बगल में खड़ी होकर देख रही थी, तो गार्सा दत्तासी वाला इनका हो जाएगा। तो इस प्रकार जब मतलब कोई बंदे ताश खेल रहे थे, तो लक्ष्मी क्या कर रही थी? बगल में खड़े होकर देख रही थी। ठीक, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनका अनुवाद किया है गार्सा दत्तासी वाला ग्रंथ का। ठीक, और बाकी वो वाला तो आपको याद ही हो जाएगा फिर कि उसका जो अनुवाद किया वो किशोरी लाल गुप्त ने किया था। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, इसमें का उसमें कर देते हैं, उसमें कैसे में कर देते हैं। तो इन्होंने किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। पादरी एडविन ग्रिप्स, तो पादरी एडविन ग्रिप्स यानी स्केच बना रहे थे। यहाँ पे हमको एक शब्द से पकड़ना है। ठीक, स्केच यानी स्केच बना रहे थे, हम स्केच बना रहे थे, और बाकी उस समय क्या हो रहा था यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के हो जाएंगे FEK। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक से ये है कि यहाँ पे हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तो यहाँ से इतिहास का ई ले लो, बस यहाँ पर हिस्ट्री को पकड़ लो, यहाँ पे इतिहास का ई ले लो, तो आपको याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, तो कौन सा समय माना है? 1600 से 1800 विक्रमी संवत, 1500 से 1750 विक्रमी संवत, 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और 1600 से 1850 विक्रमी संवत। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1700 से 1900 विक्रमी संवत, ऑप्शन बी करेक्ट। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है, और आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, तो 4 भाग कौन कौन से हैं? यही सबसे सर्वमान्य मत है, और यही आपको याद भी रखना है। ठीक, तो ये सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये विक्रमी संवत में है। ठीक, कभी कभी लोग ईस्वी समझ लेते हैं, ये विक्रमी संवत में है, ये इसको आप लोग दिमाग में एकदम बिल्कुल रखना ही रखना है, विक्रमी संवत में। उसके बाद आदिकाल का हो जाएगा 1050, यानी कि 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक या फिर 1984 तक। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, इसको तो याद ही कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बता दे रहे हैं हम, ये जो है यहाँ पे जो कोष्टक में जो नाम है, ये कोष्टक वाला नाम 4 के चारों नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। ठीक, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताओ। तो यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी तीनों लोग ने तो लिखा है, रामकुमार वर्मा ने भी लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। तो निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं। ठीक, इन्होंने ग्रंथ का संपादक हैं ये, और इन्होंने लिखा नहीं है। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो जाएगा। राम जब कुमारे थे तो उनकी आलोचना किया जा रहा था। ठीक है, और उसके बाद हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने हिंदी इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हमने याद कराया था ना कि भूमिका प्राय 40,000 हो गया। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में पैसे तो खर्च होते ही हैं। ठीक, हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं, और हिंदी साहित्य आदिकाल आदि खरीदने के हज़ारों रुपये दाम देख के वो छुड़ गए। उसका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, इन्होंने तो अनुवाद किया था ना हिंदुई साहित्य का इतिहास, तो किस ग्रंथ का अनुवाद किया था? तो गारसा ताशी वाला जो ताश खेल रहे थे तो उनके बगल में लक्ष्मी खड़ी होकर देख रही थी। ठीक, नामक इतिहास ग्रंथ से। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना कि डॉक्टर नगेंद्र ने ग्रंथ लिखा नहीं है, इन्होंने सिर्फ संपादक हैं ये। ठीक, ये संपादक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया है? ये तो आपको याद ही होगा, मिश्र बंधु हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया है। और मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी हैं। इनका भी ट्रिक हमने बता दिया है आपको। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इनका प्रकाशन 4 भागों में हुआ है। और प्रथम 3 भाग हमने याद करा था ना, प्रथम 3 भाग तो 3 आ रहा है तो लास्ट में 3 यानी 13, और चतुर्थ भाग यानी 4 आ रहा है लास्ट में तो लास्ट में 4, यानी कि प्रथम 3 भाग 13 में और चतुर्थ भाग 34 में। तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। तो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ क्या हो जाएगा? शिव सिंह सरोज। यहाँ पे शिव सिंह आ रहा है तो ये तो याद ही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 1883 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सन पूछता है। 1883 ईस्वी नामक ग्रंथ में 838 कवियों का विवरण दिया है। ठीक, 838 कवियों का विवरण दिया है। तो हम सन कैसे याद करेंगे? हमको बस एक चीज याद रखना है, या तो 838 कवियों का विवरण याद कर लो, और या फिर 883 शिव सिंह सरोज का सन याद कर लो। तो हमने 838 कवियों का विवरण याद कर लिया, और उसका लास्ट 2 डिजिट को हमने पलट दिया तो 883 हो जाएगा ना। लास्ट 2 डिजिट को पलट दोगे तो 883 यानी इनका सन भी हो जाएगा, यानी 1883 सन हो जाएगा। और नामक ग्रंथ से 838 कवियों का विवरण दिया है। तो ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों, यानी कि अब ग्रियर्सन ने कितने कवियों का? 952, ये तो आपने याद ही कर लिया था, 952 कवियों को। और आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? पूर्व परंपरा है, युग प्रवृत्ति है, प्रमुख ग्रंथ है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो युग प्रवृत्ति हो जाएगा ना इनका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, युग प्रवृत्ति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। क्या रहा है? युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति में लिखा है, और जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज और आ गया, विधेयवादी पद्धति। ये कभी कभी पूछ लेता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति में अपने ग्रंथ को लिखे हैं, तो यहाँ पर विधेयवादी पद्धति। ठीक, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे विकसित पद्धति तो इन्हीं का हो जाएगा ना, रामचंद्र शुक्ल का कौन सा पद्धति था? विधेयवादी पद्धति, इनका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। फ्रेंच विद्वान तेल ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तो यहाँ पर जो इसको सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किए थे, यानी कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तो तेन हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछेगा विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है तो तेन हो जाएंगे, ये आप लोग को याद रखना है। और विधेयवादी पद्धति का जो है प्रयोग कौन करते थे? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसको तो हमने याद ही करा दिया था ना ट्रिक से। दर्शन किससे करोगे? लोचन से करोगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर हिंदी नहीं होना चाहिए था, ये हिंदी दे दिया, तो इसको छोड़ो। हम लोग को बस इतना याद रखना था, दर्शन मतलब नलिन विलोचन शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में फटाफट खत्म करते हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा व्याख्या दिया हुआ है, तो व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लेखक और ग्रंथ दिया है, तो यहाँ पे ये देखना है कि विजयेंद्र स्नातक का कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका भी है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका था? डॉक्टर नगेंद्र का भी था। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसका था? रामचंद्र शुक्ल का है ही 29 वाला, और 29 और 73 वाला किसका था? नगेंद्र का था। और विजयेंद्र स्नातक का भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक, और यहाँ पर नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज हो जाएगी, और डॉक्टर विनय मोहन का हो जाएगा हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। ठीक, तो नामवर सिंह का हमने तो याद करा दिया था ना, दूसरी परंपरा की खोज करोगे तो कुछ नाम भी तो दोगे ना, तो नाम दोगे तो नामवर सिंह हो जाएगा। और डॉक्टर विनय मोहन हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, यानी हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान विनय और मोहन ने मिलकर किया। ठीक,
जौन बाटे हिंदी साहित्य का जो है अभी अभी जो है उत्थान किसने किया, विनय और मोहन ने मिलकर किया। तो इसे याद हो जाएगा ना, हिंदी साहित्य का अभी अभी उत्थान किसने किया, अभी उत्थान किसने किया, तो विनय और मोहन ने मिलकर किया। ठीक, इस तरीके से आपको ये भी याद हो जाएगा। ट्रिक इसीलिए बताते हैं, थोड़ा सा लिंक हो जाता है, अच्छा रहता है, याद हो जाता है। और 38 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भारतीय साहित्य की भूमिका दिया है। ठीक, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होंगे कि कोई तुम लोग भूमिका देख के बस उपयुक्त सभी मार दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या था, हिंदी साहित्य की भूमिका थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका थी। ठीक, और यहाँ पर दे रहा है भारतीय साहित्य की भूमिका, तो जब भारतीय साहित्य की भूमिका आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, रामविलास शर्मा इज करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन। और दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी और निराला, आत्महंता, आस्था, इनकी आलोचना हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेते हैं, क्योंकि बिना ट्रिक से तो याद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों हम लोग याद करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले भारतीय साहित्य की भूमिका तो आप लोग को याद ही कर लेना है कि जो हिंदी साहित्य की भूमिका जो थी वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थी, और भारतीय अगर जुड़ जाए तो रामविलास शर्मा का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ रामविलास शर्मा का अन्य है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। यहाँ कैसे याद करेंगे, रामविलास शर्मा को हमें हमेशा ऐसे ही याद करना है ना कि राम विलास यानी राम विलास करने लगे, रोने लगे। ठीक, तो भारतीय सौंदर्य बोध यानी भारतीयों के ये सौंदर्य का बोध जब कर लिए उन्होंने तो वो रोने लगे। ठीक, भारतीय के सौंदर्य का बोध कर लिए तो रोने लगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, यानी कि लोगों के जागरण में जब जब जागरण में गए, जब लोगों को जागरण में जाकर देखें तो वो रोने लगे। ठीक, लोगों के जागरण में जाकर रोने लगे। और परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, और यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन यानी जो ये आज का जो परंपरा है उसका मूल्यांकन किए, तो पहले की परंपरा ज़्यादा बेहतर था, आज का परंपरा कम बेहतर है। तो इसको आज की परंपरा को देख के जब उन्होंने मूल्यांकन किया परंपरा का तो रोने लगे, विलास करने लगे। ठीक, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसका दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, कैसे याद करेंगे, दूधनाथ सिंह यानी दूध, यानी जो दूध देने आता था, जो दूध देने आता है वो एकदम बिल्कुल सपाट चेहरे वाला आदमी था। ठीक, कैसा था, उसका चेहरा एकदम सपाट था, सपाट चेहरे वाला आदमी था। और ये क्या है, कहानी संग्रह है। ठीक, और निराला, आत्महंता, आस्था, इनकी आलोचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य का आविर्भाव और गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह हो जाएंगे, और शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले कौन है, तो ये तो हमने ट्रिक से बताया था ना आपको। कला, शंकर भगवान का कला किसने बना था, रमाशंकर ने बनाया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सब याद है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो ये हमने ट्रिक से बताया था ना। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, ठीक, अगर आपने ठीक से ट्रिक नहीं लगाया तो आपको कंफ्यूजन होगा। कभी कभी हो जाता है कि गासा दत्तासी थे कि जॉर्ज ग्रियर्सन थे। जैसे ही हमने देखा मॉडर्न क्या होता है, गियर होता है, तो ग्रियर्सन ऑप्शन करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको एकदम 100% सही होगा, ट्रिक से गलत नहीं होगा। और ये ट्रिक कोई ट्रिक हम थोड़ी ना बता रहे हैं, हम तो बस लिंक कर रहे हैं बस एक दूसरे को। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है, और इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 9 से 52 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फोर्टी 42 क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्सा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? तो सबसे पहला ग्रंथ किसका था? तो सबसे पहला गार्सा दत्तासी का हो जाएगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में, सबसे जरूरी चीज़ फ्रेंच भाषा में था इनका, ठीक, और इनका हिंदी में नहीं था। और इनकी पुस्तक का नाम इस्टवार de la littérature हिंदुई ए हिंदुस्तानी। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है और जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हुआ। यानी कि सबसे पहले आपको ये देखना कि पुस्तक 2 भागों में विभक्त हुआ और जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी। और द्वितीय संस्करण जो है इसका 3 भागों में हुआ, 3 भागों में हुआ, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो दूसरा वाला जो संस्करण था 3 भागों में हुआ, उसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो हमने इसको भी ट्रिक से याद करा था ना, अलंकृत किसने किया था? मिश्र बंधु ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन से हो जाएंगे? तो 693 ईस्वी से मानने वाले राम कुमार वर्मा हो जाएंगे ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की जो है अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक माने हैं, ठीक। हिंदी साहित्य की अवधि इन्होंने 693 से 1693 ईस्वी तक माने हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है इन्होंने। संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि तक ही लिया है इन्होंने, आधुनिक काल तक विभाजन नहीं किया, ठीक। भक्ति काल तक ही इन्होंने अवधि को लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं 45। और उसके बाद हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने दिया? तो रीतिकाल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था ना, तो ये तो सिंपल है। उसके बाद हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम इस प्रकार हैं। विद्वान रमाशंकर शुक्ल ने, तो रमाशंकर ने हमने ट्रिक याद करा था ना, रमाशंकर ने क्या बना था? शंकर का कला बना दिया था। उसके बाद पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विश्व में पूरा श्रृंगार हो गया था और मिश्र बंधु ने अलंकृत कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 46। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर किसमें पूछ रहा है? वर्ण क्रमानुसार पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी 84 वैष्णवन की वार्ता और कवि माला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इज बी करेक्ट। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी ही तो वर्ण क्रमानुसार में लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या ये है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। और यह किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। और गारसा दत्तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा था। तो तासी कैसे आप किए थे? तो ताश खेलोगे तो लतिया तो जाएगा ना, लिटरेचर हो जाएगा। उसके बाद 2 भागों में लिखा था, जिसके दोनों भागों का प्रकाशन क्रमशः 39 और 47 हो जाएगा। और तीसरे भाग का और जो है दूसरा संस्करण जो 3 भागों में आया था उसका प्रकाशन क्या था? 1871 हो जाएगा ना, याद है आप लोग को। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से जो है हिंदी में अनुवाद किया 1952 ईस्वी में किया। और किसने किया? लक्ष्मी जो है ताश खेले थे, बगल में खड़ी थी ना। इस तरीके से आपको ये भी याद हो गया दोस्तों। यदि आप पूरा टारगेट है 2 से 3 महीने का टारगेट है, 2 से 3 महीने में इस बुक को पूरा आपके दिमाग में बैठा देंगे, ठीक है। ट्रिक से किसी भी तरीके से आपको बैठा देंगे। बस थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, हम अटक रहे हैं, उसको आप नहीं लेना है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और यदि आपने इस बुक को कर लिया दोस्तों, तो यकीन मानो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और हम लोग एक व्याख्या भी कर रहे हैं, व्याख्या को भी याद कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में तो 5 क्वेश्चन हम लोग का तैयार हो रहा है, समझ लो। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। और चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बस भरोसा बनाए रखना बस दोस्तों। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी चैनल को कर दो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किसी आदर्श का अनुसरण करके। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बताओ आप लोग। तो यहाँ पर स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से हो जाएगा ना, 47 का सी। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 और 2 भागों में। और वैज्ञानिक यानी हमारे पति क्या है? वैज्ञानिक है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, ऑप्शन बी करेक्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में
विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, कौन सा नामकरण गलत है दोस्तों? ये आप लोग को बताना है, बताओ जल्दी से। तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत हो जाएगा? मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल, रीतिकाल। रीतिकाल गलत हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल तथा संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए हम लोग ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और 50 क्वेश्चन का व्याख्या देखोगे तो 5 क्वेश्चन और ये टोटल 5 पंचे 25 यानी लगभग हम लोगों ने 250 क्वेश्चन अब तक की क्लास में कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप लोग को नहीं सोचना है कि हमने बहुत कम क्वेश्चन कराया है, क्योंकि दोस्तों व्याख्या भी करवा रहे हैं, याद भी करा रहे हैं, ट्रिक भी करा रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ना दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधिवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी तो चलो ठीक है, ये तो आपको हमने याद ही करा दिया है ना। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984 विक्रमी संवत, ये तो आपको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? तो विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख और साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बताओ? तो ऑप्शन इज बी करेक्ट हो जाएगा ना, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। तो निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं है? तो विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, ये तो है। और शिलालेख भी हो जाएगी, ठीक। और साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं भी हो जाएंगी, लेकिन जो मौखिक है यानी मौखिक है वो कहाँ से होगा भाई? लिखित होना चाहिए ना, तो ये तो नहीं होगा। तो चलो ऑप्शन इज बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता भाई, क्योंकि लिखित होना चाहिए, मौखिक है, मौखिक से क्या ही होता है, ठीक। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसको हमने ट्रिक्स याद कराया है आपको, एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखो आप लोग खुद पकड़ लेंगे। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास करने के लिए हजारों रुपए लगेंगे, ये तो है। हिंदी साहित्य की आलोचना, तो आलोचना किसकी कर रहे थे? राम कुमार की कर रहे थे, तो ये नहीं हो जाएगा ना, तो ऑप्शन इस भी करेक्ट हो जाएगा। आलोचना किसकी कर रहे थे? राम कुमार की। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हिंदी साहित्य की आलोचना राम कुमार की हो जाएगी ना। और हिंदी साहित्य की भूमिका प्राइस 40,000 हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारों में सुन के, ठीक है, आपको सभी याद है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, इनकी साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, यानी ये दोनों 1952 में है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या हो जाएगा? अभी हमने याद कराया था ना, तो 1050 से 1350 विक्रमी संवत हो जाएगा ना। क्या होगा? 1075 से 1350 विक्रमी संवत, और 1050 से 1375 विक्रमी संवत, और 1000 से 1350 विक्रमी संवत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ भाई? तो 1050 से 1375 हो जाएगा ना दोस्तों, आसान तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत का है। और आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में विभाजित किया है। इसको तो हमने याद ही करा दिया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 54। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? ये आपको बताना है किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो जर्मन में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, हिंदी में, कौन सा सही हो जाएगा? तो फ्रेंच भाषा हो जाएगा ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक
ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इस पुस्तक के लेखक गार्था द ताशी हैं। ताश खेल रहे थे तो लतियाए गए थे। और यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष 39 और 47 है। और यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई थी, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। और ताशी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम क्रमानुसार दिया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। चलो इसको आप लोग बताएंगे, इसको हमने ट्रिक से सारा याद कराया है। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल ने तो संस्कृत पढ़ के सिद्ध कर दिया था ना, तो कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चारण काल किसने कहा? तो चारण यानी चरण से क्या चला रहे थे? गियर चला चेंज कर रहे थे, तो वो ये हो जाएगा। उसके बाद प्रारंभिक काल क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु ने प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद आदिकाल क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चलो देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो आपको याद ही करा दिया। आगे बढ़ते हैं। 56 हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? तो आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? हमने याद कराया ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं दोस्तों व्याख्या में। चारण काल चरण से गियर चला रहे थे, प्रारंभ मिस्र से हुआ, बीज अच्छे बीज से महावीर पैदा होते हैं, वीर गाथा गाथा राम की गाया जाता है। और संधि यानी राम धन कुमार कर दिए थे, संधि हम विच्छेद कर दिए थे, संधि हम चारण काल राम कुमार हो जाएगा। और सिद्ध राहुल ने संस्कृत पढ़ के सिद्ध कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, और डॉक्टर नगेंद्र, और डॉक्टर राम शुक्ल, और पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका में के सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। धातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। तो यहाँ सरस्वती पत्रिका, ठीक, यानी ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम क्या है? साहित्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो प्रथम इतिहासकार कौन है? काल विभाजन करने वाले कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन। हमने याद किया था ना, गियर कितने चेंज करने वाला, यानी कि 4 गियर, 5 गियर, 8 गियर आ गया ना। तो इसी प्रकार से ऐसे समझ लेंगे, किसी काल विभाजन कर दिए 4 भागों में, इतने भागों में ना। तो इसी तरीके से काल विभाजन किसका हो जाएगा? ग्रियर्सन का हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है, इनका काल विभाजन भी पहला क्या हो जाएगा? चारण काल। उसका 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, उसका जायसी की प्रेम कविता, उसका ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये दोस्तों, ये काल विभाजन आपको याद करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं याद करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि ऐसे दे देगा एक ऑप्शन में कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय किसका काल विभाजन था, किसका है। तो इस तरीके से आपको सब याद करना है। चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? रामचंद्र के जन्मबाटे वीरगाथा काल को आदिकाल किसने क्या कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से देख लो, ये तो आपको हमने पूरा याद ही करा दिया है, तो बार बार क्या ही याद करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है? रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं, और श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाएगा। रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है ना। चलो इधर व्याख्या देखते हैं। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। इसको तो हमने ट्रिक से आपको याद कराया था ना। तो 20वीं शताब्दी के कौन थे? वाजपेयी सर थे। तो नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता,
और सुमित्रा नंदन पंत और रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न और रीति और शैली आदि हो जाएंगे। तो निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी और रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार और आदि आलोचक कृतियां जो हैं लिखी हैं। और नामवर सिंह की आलोचनाएं क्या हो जाएंगी, आलोचनात्मक ग्रंथ हो जाएंगे। कविता के नाम प्रतिमान हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना और वाद विवाद, संवाद और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां आलोचक के मुख से सब ये से क्या बोलते हैं। नामवर सिंह का तो मैंने याद कराया था ना आपको क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो श्याम सुंदर दास है, नगेंद्र है, राहुल सांकृत्यायन है, राम नरेश त्रिपाठी है। तो कौन हो जाएंगे? कविता कौमुदी किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोक गीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों, सोहर, कजरी, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। राम नरेश त्रिपाठी स्वतंत्रवादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। तो इनका 3 रचना याद करना है। मिलन हो जाएगा, पथिक हो जाएगा और पथिक और स्वप्न, 2 रचना है। मिलन हो जाएगा, पथिक और स्वप्न हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? हमने आपको ट्रिक से बताया था ना। यस SSD गुरुकुल कोचिंग, एस से क्या हो जाएगा? श्याम बिहारी, तो श्याम बिहारी शामिल है। यस से क्या हो जाएगा? सुखदेव बिहारी भी शामिल है। जिस क्या हो जाएगा? गणेश बिहारी भी शामिल है। तो कौन नहीं शामिल है? ये तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? सरहपा है, गोरखनाथ है, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं। तो कौन से सही हो जाएंगे? तो मिश्र बंधुओं के अनुसार कौन है प्रथम गद्य लेखक? तो गोरखनाथ हो जाएंगे ना। तो 64 का भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। यानी गोरखनाथ को क्या माना जाता है? नाथ साहित्य। आदिकाल में हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ है। और उसके बाद गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखमानी नाम से संपादित किया। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखमानी नाम से इनकी रचनाओं का क्या किया? संकलन किया, संपादित किया। उसके बाद सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। तो एकदम से याद ही कर लो, पूछता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, शिव सिंह सेंगर ने किया है, मिश्र बंधु ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो किसने किया है? यहाँ पे आप लोग गलत कर जाओगे। आप लोग यहाँ पर ग्रियर्सन मार सकते हो, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे बोला हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, यानी यहाँ पे हिंदी साहित्य की बात कर रहा है। और फ्रेंच भाषा, वो सब फ्रेंच भाषा था ना। हिंदी साहित्य में अगर हिंदी साहित्य यानी हिंदी भाषा की बात करेगा तो शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे ना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा और इन्होंने 1883 इनका सन हो जाएगा। और अगर क्या बोलते हैं, शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। किस नाम से? शिव सिंह सरोज नाम से लिखा है। और जिसमें लगभग 1000 या फिर 838 भाषा, जहाँ हमको याद करना बस सन 838 भाषा याद कर लो। और उसके बाद इसको लास्ट 2 डिजिट पलट दोगे तो इसका सन याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ कवियों का वर्णन है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888, और मिश्र बंधु विनोद 1913, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। बाकी सब आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने क्लास में याद करा दिया है सब। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1833, 1836, 1830, 1810। तो क्या हो जाएगा? बताओ। तो हमने अभी क्या याद किया? 1883 ईस्वी, और यहाँ पे 1883 तो दिख ही नहीं रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसका रचनाकाल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज में 1,838 कवि भाषा कवियों का नोट का जीवन चरित्र तथा उनकी जो है कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। इस प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इसमें शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी होना चाहिए था, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए 1833 ईस्वी को ही केंद्र विद्यालय संगठन ने सही माना है। तो 33 को सही माना है, लेकिन हमने तो याद किया था ना 1883 ईस्वी इसका मेन रचनाकाल है। तो आपको यही याद रखना है, वो या उसको आप गलत कर सकते हो। यहाँ पे 1883 कर लो, 1883। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो रामविलास शर्मा ने
रामचंद्र शुक्ल ने और प्रेमचंद्र ने, नगेंद्र ने। तो किसने? तो प्रेमचंद्र ने क्या बोलते हैं, अपना जो बटे लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधा में रचना कार्य किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 68 क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन हो जाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको तो आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी, उसने कहा था उसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। तो उसने कहा था इनकी एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है, उसने कहा था। तो कछुआ धर्म एवं जनबाटी मारिसी मोही कुठाव इनके प्रमुख निबंध हैं। कछुआ धर्म एवं मारिसी मोही कुठाव इनके प्रमुख निबंध हैं। तो कछुआ धर्म एवं मारिसी मोही कुठाव इनके प्रमुख निबंध हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको याद करते हैं। तो चलो दोस्तों, इसको याद करते हैं थोड़ा सा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पर पुरानी हिंदी की बात कर रहा है ना, तो हम ट्रिक यहाँ पे ये लगाएंगे, पुरानी हिंदी यानी यानी पुराना। और पुराने समय में गुलेरी यानी कि गूलर उलर हुआ करता था, गूलर खाते थे लोग और ना, तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। पुराने समय में गूलर खाते थे, इसलिए गुलेरी हो जाएगा ना। तो यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा अपभ्रंश को। तो और उसने कहा था भी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कथन है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी प्रकरण 4 हो जाएगा ना, प्रकरण 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 70 क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है, ये आप लोग बताइए। देखो यहाँ पे आप लोग गलत कर जाओगे, क्योंकि हम लोगों ने याद किया है विक्रमी संवत में, और यहाँ पे ऑप्शन में है ईस्वी में। तो ध्यान दे के करना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, जब आप विक्रमी संवत से ईस्वी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग 70 क्वेश्चन तक ही देखेंगे, उसके आगे जो है अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, और सबसे जरूरी चैनल दीपक हिंदी हैक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी का सबसे आसान और मज़ेदार तरीका। फिर मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक याद रखिए। धन्यवाद।